अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब आपके इल्म में है कि उस्ताज़ मुकर्रम जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब की ज़ेर सदारत हफ्तावार प्रोग्राम आप जनाब के मतब पर यहाँ कुराल में एक तरबियती नशिस्त का हम एहतमाम करते हैं। हकीकत कानून मुफ़रद अज़ा आलमी के तहत इस तरबियती क्लास में आप अहबाब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और एक सिलसिला हमने पिछले कुछ अरसे से शुरू कर रखा है उस्ताद जी के इस कानून के साथ साथ जो रोज़मर्रा रूटीन में डॉक्टर्स के पास हमारे पास अतिबा इकराम के पास रिपोर्ट्स वगैरह पेशेंट्स लेके आते हैं, उन्हें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो मौजू हमने डिसाइड किया है वो जोड़ों के दर्दों के हवाले से जो टेस्ट रेलिवेंट टेस्ट करवाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान होता है, जैसे आप दोस्त समझते हैं कि जितनी छोटी लेवल की क्लास होती है उसे समझाना, उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। प्राइमरी वालों को पढ़ाना मुश्किल होता है बनिस्बत मास्टर्स वालों को। तो हमें वो तमाम तर टर्मिनोलॉजीज़ को पास आउट करते हुए बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत ही आसान सादा और उर्दू में करके एक चीज़ को पेश करने में ख़ासी मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसे जितना इजी टू इजी करके आप दोस्तों के सामने रखें, जिसे जल्दी पिक भी किया जा सके, इस अफादा भी उठाया जा सके और बहुत सारे वो उन्हें फैलाने की बजाय जामे हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेफ़ादा किया जा सके, फ़ायदा उठाया जा सके। तो कहीं इस सिलसिले में हमसे कोई वो कमी कोताही रह जाए तो वो बाद में आप सवाल भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हम हत्ता कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इसको समझाने की, ताकि हम सब के लिए ये फ़ायदे का बायस हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि वो जॉइंट्स पेन है। जोड़ों के दर्दों को ये कंप्लेंट आलमोस्ट हर तबीब के पास ही हर किसी न किसी मतलब पे भी वो रोज़ाना की डेली बेसिस पे पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, ये इस अलामत के साथ आते हैं। जोड़ों का दर्द एक अलामत है, मर्ज़ नहीं है। जैसे कि हमारे कानून शिफा के मुताबिक जो है वो मर्ज़ एक वक्त में एक ही जिस्म में होता है, जैसे अभी जुनैद भाई बता रहे थे, तो मर्ज़ कहीं और होगा। ये एक अलामत है, जोड़ों में दर्द जो होती है ये अलामत है। हमें इस अलामत को सिर्फ देखना है, उसे रूल आउट करना है कि ये क्यों है, कहाँ तक इस पहुँच चुकी है, उसके पीछे उसकी काजेज़ क्या हैं। फिर हमने मर्ज़ का तयन करना है, करूरे और नब्ज़ के साथ उस मर्ज़ की तशख़ीस करनी है, डायग्नोज़ करना है और फिर उसका कानून शिफा के तहत इलाज करना है। इसे जोड़ों के दर्द को हम समझने के लिए जो है वो देखते हैं कि जोड़ों में दर्द कब होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो क्यों होते हैं। जोड़ों में दर्द के हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो मज़ीद अलामात अपने साथ जो है वो जोड़ों में दर्द और सोजिश के साथ आ सकता है और सोजन के साथ भी आ सकता है, जॉइंट्स सूजे हुए भी होते हैं। अब ये अलामत क्यों सामने आती है? जब जिस्म के किसी भी जॉइंट में या मल्टीपल जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जब उसमें यूरेट क्रिस्टल्स ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने लफ्ज़ बोला यूरेट क्रिस्टल्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी जॉइंट्स में यानी जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं, जोड़ों के दरमियान रुक जाते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स का रुक जाना जो है ये इन अलामात का बाइस बनता है। फिर उस जोड़ में दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस आएगी, सोजिश होगी, सोजन होगी, या किसी टाइम अकड़ाव भी आ जाता है, जैसे तहज्जुर और मफासल के नाम से हम अपने कानून मुफ़रद अज़ा के हवाले से तिब की जो लुगत है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ तहज्जुर और मफासल का। तो ये जब यूरेट क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं या और जिस्म में और फिर वो उन मल्टीपल जॉइंट्स में रुक जाते हैं तो उस वजह से ये अलामात पैदा होती हैं। अब देखना है कि यूरेट क्रिस्टल्स जो है ये क्यों बढ़ते हैं। ये उसके सूरत में बढ़ते हैं जब जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है।
जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं ये जोड़ों में रुकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये लेवल यूरिक एसिड का हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना नॉर्मल होना चाहिए, और जब वो अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। यहाँ हम आते हैं जी कि अब यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है बॉडी जो है इसे एक्सक्रीट करती है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कोई एक प्रोसेस हो रहा हो, मुख्तलिफ उसमें अवामिल हो रहे हों, और उसके नतीजे में कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, कोई चीज़ बच जाती है, कोई एक्स्ट्रा निकलती है वेस्ट के तौर पे, तो उसे हम जैसे वेस्ट बोलते हैं। उसी तरह का एक यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कब किस चीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट है? मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जब होती है, मेटाबॉलिज्म हम सिंपली कह सकते हैं कि जब खुराक जो हम खाते हैं इसको तोड़ फोड़ के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस्म में जब खुराक पहुंचती है, जब वो टूटती फूटती है, जिस्म उसे तोड़ता है, खोलता है, उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके जो अज्ज़ा होते हैं, जो नफ़ा बख्श अज्ज़ा होते हैं, वो हासिल करने के लिए जब उसे खोलता है और वहाँ से फिर सक करके जो अरूक़ मौसरिका के ज़रिए जिस्म में पहुँचाई जाती है मुख्तलिफ़ जगह से निज़ाम के हवाले से, तो उस तोड़ फोड़ के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब खुराक की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमें यूरिक एसिड जो है जिस्म में बनता है। ये जिस्म जो है 2/3 हिस्सा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारा निज़ाम इखराज है, निज़ाम जो बोलिया है, वो इसको ख़ारिज कर देता है। अगर 3 हिस्से वो बन रहा है उसमें से 2 हिस्से जो है वो बॉडी उसको निकाल देती है। एक हिस्सा जो है वो ब्लड में ट्रैवल करता रहता है, बॉडी में मौजूद रहता है। यानी 2/3 हिस्सा जो है ये इसका 2/3 हिस्सा ये गुर्दे इसको फ़िल्टर करते हैं, गुर्दे जिस्म से निकाल देते हैं। अब किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में ये हमें मिला? फूड की। अब फूड में कौन सा फूड है जिससे ये हमें मिला? तो फूड में फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं। तो प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है, प्रोटीन और प्रोटीन में भी फिर जो इसकी एक टाइप है प्यूरिन, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। फूड की मेटाबॉलिज्म हुई, ठीक है जी। दोस्त फॉलो कर रहे हैं मुझे या कहीं प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कोई? फूड की मेटाबॉलिज्म हुई। इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये मेटाबॉलिज्म किस चीज़ की हो रही थी? फूड में प्रोटीन की। प्रोटीन में एक टाइप है, प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिसमें से एक प्रोटीन टाइप है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। जब ये इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास यूरिक एसिड आता है। इसे हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड इज़ द नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स को जिस्म ने हज़म करना होता है तो उसको हज़म के प्रोसेस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास यूरिक एसिड आता है, ठीक है जी। अब यूरिक एसिड जब बढ़ता है
तो वो हमने पहले यूरेट क्रिस्टल्स के रुकने की वजह यही बुनियाद बनी। यूरिक एसिड जब नॉर्मल लेवल से बढ़ेगा तो यूरेट क्रिस्टल्स के जिस्म में रुकने का सबब बढ़ेगा, मतलब 2/3 से अगर वो बढ़ जाता है, बॉडी उसको नहीं एक्सक्रीट कर पाती, तो वो 1/3 ऐसा एक्सक्रीट करती है, या बिल्कुल नहीं कर पाती तो वो पूरा का पूरा जिस्म में रह जाता है, वो फिर जिस्म में रुकने का बायस बनता है। जिस्म में मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ जगह पे स्टोरेज है। शॉर्टली मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि ये भी समझ आ जाए कि ये यहाँ ही पे क्यों रुक रहा है। जैसे ब्लड स्टोरेज है, ये कैरी भी कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, और ऐसा ये चीज़ें अपने अंदर कुछ चीज़ों को स्टोर भी कर रहे हैं। जैसे अब ब्लड में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आता है, अब उसने वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन और इसको कैरी तो करना ही है, लेकिन कुछ चीज़ों का ये स्टोरेज भी है। अब ब्लड जो है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, इसी तरह ट्राइग्लिसराइड्स हैं, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइट, और HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब ये ब्लड जो है इनको कैरी भी करता है। जब इनकी रेशो एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है तो ये वहाँ पे क्लॉटिंग का बायस बनते हैं, रुकने का बायस बनते हैं, BP हाई और बेशुमार जो है वो अलामात फिर सामने आती हैं। इसी तरह जब यूरिक एसिड बढ़ता है, बॉडी उसको, वो ब्लड में चल भी रहा होता है, गुर्दे उसको फ़िल्टर करके निकाल भी रहे होते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा मिकदार में हो जाता है तो इनका स्टोरेज जो है वो जॉइंट्स के जो जोड़ हैं, वो जोड़ों के दरमियान में वो एक्स्ट्रा जो होती है वो स्टोर होता है। इसी तरह जिस तरह ग्लूकोज ब्लड में चल भी रही होती है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज चल भी रही होती है, इसके अलावा अब हमारे पास लबलबा है, लबलबे का जो टेल है उसका ये 5% हिस्सा जो है टेल का, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहलाता है, जिसमें कि इंसुलिन बनती है, और 95% हिस्सा जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है। इसलिए जब कहा जाता है कि लबलबा ख़त्म हो गया तो उससे मुराद ये नहीं होती कि लबलबा पूरा डेड हो गया, बल्कि उसका 5% हिस्सा जो इंसुलिन बना रहा होता है, जिसमें अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स बना रहे होते हैं, इस हिस्से को आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, जिसमें अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को बनाते हैं, जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट रखते हैं। तो उससे मुराद यही होता है कि लबलबे के 5% हिस्से में ख़राबी पैदा हुई, 95% हिस्सा तो लबलबे का मरते दम तक ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ स्टोरेज काम कर रहा होता है। सेम इसी तरह हड्डियों में कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन डी ये आपकी बोन्स में स्टोर होती है। इसी तरह ये जब रुक जाती हैं, जब इनके नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल चले जाते हैं तो फिर ये तकलीफ़ का बायस बनती है। यहाँ हमने देखा कि यूरिक एसिड के जिस्म में रुकने की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें आई, वो एक बड़ी अलामत के तौर पे हमारे सामने जोड़ों के दर्द है। अब जोड़ों के दर्द जो है वो अलामत के तौर पे आ गए, फिर हम इसे देखेंगे जोड़ों के दर्दों को कि इन्हें हमने कानून मुफरद अज़ा के तहत जो है वो कैसे डिवाइड करना है। अलामात हमारे पास आ गई तो हमें कब ये टेस्ट करवाना चाहिए? दिन के किसी भी वक्त जो है ये टेस्ट करवाया जा सकता है। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? जब इन कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसका टेस्ट जो है वो यूरिक एसिड करवा लेना चाहिए, ठीक है। ये दिन में किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। कुछ टेस्ट है जैसे लिपिड प्रोफाइल है, वो हमें खाली पेट फास्टिंग में ही देना पड़ता है उसका सैंपल, और जैसे ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, वो भी हम फास्टिंग में भी चेक करवाते हैं, वो बाद में भी चेक करवाई जा सकती है। यूरिक एसिड जो है वो फास्टिंग में करवा लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये आप दिन के किसी भी वक्त जो है वो सैंपल दे सकते हैं, ये किसी भी वक्त जो है वो करवाया जा सकता है। अलामात हमने इसकी लिख दी, और इसके अब लेवल जो हैं उसकी तरफ आते हैं।
नॉर्मल लेवल्स, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो मेल में 4.0 mg पर डेसीलीटर से लेके 7.0 mg पर डेसीलीटर तक होती है। और फीमेल्स में ये 3.0 mg पर डेसीलीटर से लेके 6.0 mg पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल वैल्यूज़। जब ये नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो फिर वो जिस्म में तकलीफ़ का बायस बनता है। ठीक है, अब इन जोड़ों के दर्दों को कानून मुफरद अज़ा के तहत जो है वो 3 बड़ी कैटेगरीज़ में, जैसे वालों में हम कहते हैं कि ये अब आर्थराइटिस है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, उसी तरह जब कानून मुफरद अज़ा के हवाले से जो है इसकी 3 मेजर अलामात, वो 3 कैटेगरीज़ में हम इकसाम में इसको वो तकसीम करते हैं। जिसमें पहली वजल मुफासिल, दूसरे नंबर पे तहज्जुरुल मुफासिल और तीसरे नंबर पे नकरस। इन तीनों की ही आपने तशख़ीस करनी है नब्ज़ और क़रूरे के तहत, और उसके मुताबिक फिर जो है वो इलाज करना है। इन पे डिटेल्ड लेक्चर जो है उस्ताज़ मुकर्रम जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब का जो है आपके यूट्यूब चैनल पे जो है वो पड़ा हुआ है, जिसमें आपने इनकी तशख़ीस और इनके मुतालिक तजवीज़ जो है, डायग्नोज़ भी और प्रिस्क्रिप्शन भी बड़ी डिटेल के साथ उस्ताद जी ने इसकी वजाहत फरमाई हुई है। तो जो दोस्त जो है वो इनको मज़ीद समझना चाहते हों डीपली, तो वो उस्ताद जी के यूट्यूब चैनल पे जाके तो सर्च कर सकते हैं, और कानून मुफरद अज़ा के तहत इनका फिर इलाज मुआलजा भी जो है बहुत अच्छे तरीके से उस्ताद जी ने वहाँ पे बड़ी वजाहत के साथ जो है वो बयान फरमा दिया हुआ है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन जो अब आपके साथ मैंने शेयर की। कहीं कोई रह गया हो, मिस हो गया, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इसको कवर करने की भी कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।